बताने का हमने कभी कोचिंग नहीं किया इंटर में। उसके बाद थोड़ा फिजिक्स हमारी वीक थी, उसमें काफी मेहनत करने के बावजूद भी हम अच्छा गेन नहीं कर पाए मेडिकल में। फिर चौथी साल हमको BHMS मिल जाता, एक 134 नंबर पाए थे लास्ट क्या। उसी साल हमने अपियरिंग में ही UGC नेट का फॉर्म डाला, अपियरिंग में ही तो हमारा तुरंत नेट हो गया। हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। और स्याही के लिए हम लोग क्या करते थे, पटरी को घोटाते थे मतलब क्लीन करते थे, राइटिंग अच्छी बने, राइटिंग अच्छी करे। और आपने देखा तो उस समय हमारी मार्किंग कम थी, अच्छा रेट होना, सेकंड डिवीजन पास हुए थे हाई स्कूल में। हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन पास हुए थे। फिर साइंस ग्रुप से फिर 2-3 साल के तब मेरे पापा स्टार्ट कर गए थे। मेरे हमारी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई है। और जितने आजकल जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई, जितनी सुविधाएं आज है, उतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे समय में। हम लोग एक ही किताब और कॉपी तो उस समय थी ही नहीं, हम लोग पटरी लेके जाते थे, उसी पे घुटाते थे, करखा लगाते थे, उसी पे लिखते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस बाग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है वो 2 चीजों पर कार्य कर रहा है। हमारे चैनल का जो पर्पज है वो 2 है। पहला पर्पज है कि सोर्स ऑफ एजुकेशन, और जो दूसरा जो हमारा पर्पज है वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन का जो पर्पज ये हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथी जो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं किसी परिस्थिति की जो है दिक्कत में आकर के, किसी परिस्थिति बस। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना अपने माध्यम से, अपने सीनियर्स के माध्यम से, अपने जूनियर्स के माध्यम से, और सभी महान अनुभवी व्यक्ति जो अपने जीवन में काफी बहुत सारा अनुभव कर चुके हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके माध्यम से आपको मोटिवेट करना, ये हमारे चैनल का मकसद है। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे ही बीच हमारे सर बैठे हुए हैं अरविंद भैया जी, जो कि इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में पोस्टेड हैं। और भैया जो है 4 बार नेट भी हैं, 2 बार JRF भी हैं, 2 बार 3 बार PCS का मेंस भी सर ने लिखा है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये अनुभव की बात है। और सर का अनुभव हम सर से ही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट चलते हैं सर से, सर का परिचय जानते हैं और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अरविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस बाग में। स्वागत सर। बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपने अपने यूट्यूब चैनल हमको इन्वाइट किया, जिसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं अपने परिचय के अंतर्गत बता दूं, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं बेसिक एजुकेशन विभाग लालगंज आजमगढ़ में मेरी पोस्टिंग है। और अच्छा सर, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? इसलिए मेरा अपना ब्लॉक है, पूर्व ब्लॉक है। अच्छा। पूर्व ब्लॉक के अंतर्गत सरावा ग्राम का नाम है। अच्छा। मेरा आजमगढ़ है, सरावा अंबारी। मतलब आप जो है अपने जिले में ही पोस्टेड हैं, जैसे कि मैं पोस्टेड हूँ। और मैं आपको एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम और सर जो है दोनों पड़ोसी हैं। और हमारा घर सर के घर से हमको लगता है कि 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर आज का जो माहौल आप देख रहे हैं शिक्षा का, तो उस स्तर पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है, जो प्राइमरी की जो आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है और किन परिस्थितियों में हुई है, और उस परिस्थिति में जो है क्या स्थितियां थी और आज की परिस्थिति में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? जहाँ तक हमारे प्राइमरी एजुकेशन की बात है, हमारी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई है। और जितने आजकल जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई, जितनी सुविधाएं आज है, उतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे समय में। हम लोग एक ही किताब और कॉपी तो उस समय थी ही नहीं, हम लोग पटरी लेके जाते थे, उसी पे घुटाते थे, करखा लगाते थे, उसी पे लिखते थे। वही हमारा रफ भी था, वही हमारा शब्द भी था, दोनों काम लोग उसी पे करते थे। कक्षा 1 से 5 तक हम लोग उसी पे काम चलाए हैं, कोई कॉपी नहीं थी। और उस पर लोग लिखते भी थे और उसको मिटा भी देते थे। और वो देखिए, वो गॉड गिफ्टेड भी होता था। उस समय का जो माइंड होता था वो तुरंत उसको याद भी कर लेता था, और उसको याद भी कर लेते थे, और काफी लंबे समय तक वो जो है मिलता रहता था। चलिए, ये तो हम सब ने देखा है कि हम लोग नरकट की पेन से उसको पहले से ही व्यवस्थित करते थे, जाकर के कहीं दूर से काट के लाते थे। सबके यहाँ सबके गांव में उपलब्ध भी नहीं होता था, तो हम लोग जाते थे एडवांस में उसको काट करके जो है लाते थे। और उसको इससे क्या करते थे हम लोग, ब्लेड से या फिर चाकू से उसको अच्छा बनाते थे, उसको नुकीला बनाते थे। उसी से हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। और स्याही के लिए हम लोग क्या करते थे, पटरी को घोटाते थे, मतलब क्लीन करते थे, राइटिंग अच्छी बने, राइटिंग अच्छी करे। और आपने देखा होगा कि एवर रेडी सेल का बैटरी वगैरह जब आती थी उस समय, तो उसको भी हम लोग क्या करते थे, उसको बाजे से निकलती थी या कहीं भी पड़ती थी, मिली हम लोगों को मिलती थी, तो उसको हम लोग क्या करते थे कि फोड़ के उसको उस पटरी पे ऐसे लगाते थे, उसको ऐसे घोटाते थे। तो वो काली बैटरी का जो होता था, वो जितना बैटरी में लगता था उतना ज्यादा उसमें क्लियरिटी आती थी। और जब हम लोग 70 पढ़ते थे
दूधी को या चाक को खलिया को घोर करके एक बोतल में उसमें एक सूत या धागा डुबो करके उससे हम लोग क्या करते थे कि पटरी पे जो होती थी 70 पाड़ते थे। 70 पाड़ने के बाद इसको लोग कहते हैं हासिल। तो हासिल पाड़ के उसको अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करते थे और टीचर बहुत प्रभावित हुआ करते थे उसमें। एक बात मैं और बता दूं आपको, मैंने अपने इस एजुकेशन में देखा है कि मुझे टीचिंग करते लगभग 6-7 साल हो गए। अच्छा। इस समय की टीचिंग में उस समय इतना अंतर था। आज के जो बच्चे हैं जैसे लगता है बहुत वीक बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। उनको कोई चीज समझाइए, कई दिनों तक समझाइए, वो समझते ही नहीं थे। और मुझे अपना दौर याद आ रहा है, उस समय जो बच्चे रहा करते थे कम सुविधाओं के बावजूद भी एक बार टीचर को पढ़ा देता था, अगले दिन नेक्स्ट जब क्वेश्चन पूछता था हम लोग ज्यादातर बच्चों से उत्तर बता देते थे। और आज इतनी सुविधाएं हो गई हैं, सरकार तमाम तरह के लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसके बावजूद शिक्षक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। और प्राथमिक शिक्षा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जूनियर की शिक्षा जो आपकी हुई वो कहाँ से हुई, किस कॉलेज से? जूनियर की शिक्षा बस हमारे गांव के जस्ट बगल एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरेथू था। अच्छा। उस समय वो एक मारा स्कूल था, वहाँ अच्छा स्टाफ था, 8 लोगों का स्टाफ था। अच्छा। फिर वहाँ जब हम लोग पहली बार गए कक्षा 6 में, तब हम लोगों ने ABCD से हमारा परिचय हुआ। कक्षा 9 में? 6 में। अच्छा। 5 तक तो हम अंग्रेजी के बारे में ज्यादा ही नहीं करते थे, तब हम लोग इंग्लिश लिखना सीखे। और वहाँ प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, जूनियर में और अच्छी पढ़ाई हम लोगों की हुई। और धीरे हम लोग अंदर प्रतिभाएं धीरे निखरने लगी और टीचर ने भी उसमें अच्छा गाइड दिया और हम लोग अक्सर होते चले गए। अच्छा। और इसके बाद हम लोग जब आते हैं भाई प्राइमरी बेस, प्राथमिक के बाद फिर जूनियर में आता है व्यक्ति, जूनियर से मिडिल में आता है, फिर हाई स्कूल की जो शिक्षा होती है उसको प्राप्त करता है। तो हाई स्कूल की जो शिक्षा आपको मिली वो कहाँ से मिली, कौन से कॉलेज से? हमको हाई स्कूल की शिक्षा सागंज के पहले एक स्कूल पड़ता है खंजापुर। अच्छा। वो हमको श्रीपत यादव इंटर कॉलेज खंजापुर। अच्छा। जब 2003 में हमने हाई स्कूल में पास किया वहां से, तो उस समय हमारी मार्किंग कम हुई थी। अच्छा रेट हमने सेकंड डिवीजन पास हुए थे हाई स्कूल में। हाँ, हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन पास हुए थे। फिर साइंस ग्रुप से, फिर उसके बाद हमने इंटर जनता इंटर अंबारी से किया, साइंस ग्रुप से। फिर जब हम 2005 में 6 में 5 में हम जब इंटर पास किया, उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब थे, मामा के लड़के थे, वो हमको इलाहाबाद दिवा गए। उस समय इलाहाबाद बहुत क्रेज हुआ करती थी। लोग कहते थे भाई जो इलाहाबाद चला गया है पक्का नौकरी पा जाएगा, कुछ बनकर ही आएगा। तो हम लोग के मन में बड़ी उत्कंठा हुआ करती थी, हम लोग इलाहाबाद जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। क्योंकि उसमें उदाहरण हुआ करता था कि जो लोग इलाहाबाद गए हैं पक्का कुछ ना कुछ बन के आएंगे। तो हमारे भाई साहब हमको इलाहाबाद दिवा गए, तो वो हम पहले मेडिकल की तैयारी शुरू की। पांडे क्लास में हमने एडमिशन लिया, फिर हमने मेडिकल की तैयारी अच्छे से 4 साल तैयारी किया मेडिकल की। हाँ, गांव में जब आने का हमने कभी कोचिंग नहीं किया इंटर में। उसके बाद थोड़ा फिजिक्स हमारी वीक थी, उसमें काफी मेहनत करने के बावजूद भी हम अच्छा गेन नहीं कर पाए मेडिकल में। फिर चौथी साल हमको BHMS मिल जाता, एक 134 नंबर हम पाए थे लास्ट ईयर में। तो भाई साहब हमारे कहे कि यार BHMS क्या करो, ऐसा करो, साथ में हम BA में भी फॉर्म डाले हुए थे। उस समय BEd का बहुत क्रेज हुआ करता था, तो हमने BEd का फॉर्म डाल दिया 2009 में। उसके बाद 1 महीने की पढ़ाई हमने किया BEd के लिए, 1 महीने के लिए पढ़ाई किया। लेकिन उसमें हमारे भाई साहब का योगदान था, वो हमको बहुत अच्छी गाइड की है। और एक चीज उन्होंने बताया, और हमको भी लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो उसके विगत वर्षों के पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से आदमी को तुम पढ़ देना चाहिए, कंठस्थ कर लेना, एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। 25 से 30% क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। और अगर हम उसके चारों ऑप्शन पर एनालिसिस कर लें तो लगभग 50% क्वेश्चन हमको गेन हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन तो किसी न किसी ऑप्शन का तो सही होता है। तो अगर हम लोग तैयारी तो करते हैं इस बेस पे कि हमको बस एक ऑप्शन सही वाला ढूंढना है, लेकिन अगर हम उसी साथ में जो गलत वाले ऑप्शन है उसको भी अगर हम लोग उसका एनालाइज करते रहे, उसका विश्लेषण करते रहे, तो इससे हमारा एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो यही जो कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स में जो बैठने वाले बच्चे होते हैं कंपटीशन के, वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को, ये चीज तो है इसकी बहुत बुरी चीज है, इसको करना चाहिए कि इससे निकलना चाहिए कि हम एक चार ऑप्शन में एक क्वेश्चन टच करते हैं और एक ऑप्शन टच करते हैं, ये ऑप्शन सही है, बस हमको इससे नहीं मतलब है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं उससे नहीं मतलब, बस हमको एक ऑप्शन टच करना है। तो ये अगर कमी बच्चों की दूर हो जाए, स्टूडेंट्स की दूर हो जाए, जो भी कंपटीशन देते हैं, तो ये निश्चित रूप से उनकी सफलता उनको जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद मान लीजिए आपकी स्कूलिंग हाई स्कूल की हो गई, इंटर की हो गई, आप ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल के TD कॉलेज। अच्छा, TD कॉलेज जो बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है पूर्वांचल का। एक बार अगर कहा जाए तो वो सिराजे हिंद जौनपुर का सिरताज है जो है TD कॉलेज। मैं भी वहाँ से PG हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से वहाँ पे था TD कॉलेज में। हमारी HOD थी डॉक्टर वंदना दुबे, बाद में बनी है, उससे पहले हमारे जो HOD थे ज्ञानेंद्र शुक्ला सर।
तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपनी पीजी की जो है डिग्री वहां से ली। और उस डिपार्टमेंट में हमारे इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर ज्ञानेंद्र दुबे सर हैं, और कनक मैम है, छाया मैम है, कुंवर शेखर जी हैं, और प्रभाकर सर थे, और छाया मैम है, और बहुत सारे पूरा स्टाफ। तो टीडी कॉलेज अपने आप में एक लीजेंड है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और इसी संस्था का सदस्य होना, मतलब उस संस्था से जाना और कुछ वहां से सीख करके या फिर डिग्री लेके आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आपका ग्रेजुएशन टीडी कॉलेज से हो गया, फिर आपने पीजी भी किया हुआ है। फिर हमने टीडी कॉलेज से पीजी भी तुरंत किया। टीडी कॉलेज से ही आपने जस्ट पीजी भी कर लिया, उसके बाद पीजी किस सब्जेक्ट से आपका? हिंदी हमारा पीजी से, हमारा हिंदी पीजी से हुआ। हिंदी आपका हिंदी से हमने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट हमने हिंदी से किया। अच्छा, अखिल में हमको जब मेडिकल में सफलता नहीं मिल पाई तो लेकिन हमने सीखा बहुत उस चीजों से, हमारी बहुत चीजों से तैयार हो गई। फिर हमने जब 2013 में पीजी किया, उसी साल हमने अपीयरिंग में ही यूजीसी नेट का फॉर्म डाला। अपीयरिंग में ही तो हमारा तुरंत नेट हो गया। अपीयरिंग हमारा नेट हुआ। अगले साल फिर जब हमने दिया तैयारी करके, फिर हमारा जेआरएफ हो गया। उसी दरमियान 72 वैकेंसी आ गई और हमारा बीएड कंप्लीट हो गया। अदरवाइज हम पीएचडी के लिए एनरोलमेंट होने वाले थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसके पहले हमारी घर ज्वाइनिंग हो गई, भर्ती हो गई, तो हम पीएचडी नहीं कर पाए उस समय 11 होने के बावजूद भी। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर हमने 2014-15 जब हमें नौकरी लग गई 2015 में, 2013 में हमने लोअर पीसीएस का मेंस दिया, जिसमें कि कट ऑफ 246 गई, हमको 241 नंबर मिला, हो नहीं पाया। 2016 में हमने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया। 2016 में ही हमने यूपी पीसीएस का पे निकाला और फिर उसका मेंस दिया। हमने अपने सब्जेक्ट के रूप में सोशल वर्क और डिफेंस रखा, हालांकि डिफेंस हमारे नया सब्जेक्ट था तो उसमें बहुत स्कोरिंग नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 2017 फिर हम रुके नहीं, फिर 17 में ही हमारा नवोदय प्रवक्ता में हुआ। फिर हम उसको जयपुर हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल नहीं हो पाया। इधर नौकरी हमारी प्राइवेट लगी गई थी, चल ही रही थी। हम हिम्मत हारने, हमको हमारे मन में ललक थी कि हमको किसी उच्च पद पर नहीं जाना चाहिए। फिर 2 साल गैपिंग में हमारा 17, 18, 19 में प्री नहीं हो पाया, इसे प्री नहीं हो पाया। फिर हमने कोचिंग ले लिया है। अब इस दरमियान हमारा 2020 में प्रवक्ता हिंदी से माध्यमिक में हुआ, उसका हमने इंटरव्यू भी दिया। अब चाहे हमारी बदकिस्मती रही हो, जो भी बातें रही हो, वो भी हमारा फाइनल नहीं हो पाया, वो भी फंस गया। और उसी दरमियान लोकसभा जीआरसी प्रवक्ता की भर्ती आई थी, हमने जीआरसी प्रवक्ता का मेंस भी दिया हिंदी से, और हमको पूरी उम्मीद थी कि अब जीआरसी प्रवक्ता में हमारा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। हम तो श्योर थे कि इतना अच्छा हम मेंस लिखे थे तो उसमें हो जाएगा, उसमें भी हमारा नहीं हो पाया। फिर भी हिम्मत हमें नहीं हारी है। इस बार 2023 का समीक्षा अधिकारी है, उसके लिए हम फिर जी जान से लड़ते हुए। चलिए, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लगे रहिए। और एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आप एक छोटे से गांव से, सरावा जैसे गांव से और अंबारी जैसे कस्बे से निकल करके, हालांकि अंबारी धीरे धीरे अब एक नामित हो रहा है, चर्चित है हर एक प्रकार से, तो आप इतने छोटे गांव से निकल करके इलाहाबाद तक जाना, फिर अच्छी स्कूलिंग करना, यहाँ तक कि आपने बताया कि आपने मेडिकल की भी तैयारी की हुई है। तो मेडिकल में किसी कारण बस आपका नहीं होता है तो फिर आप उस ऐसा ही चीजों में देखा है कि जब बच्चों का कहीं नहीं होता है, कोई भी एग्जाम देते हैं, 1 बार 2 बार देते हैं, जब नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। रास्ता का मतलब वो अर्निंग ऑफ मनी के चक्कर में जो है या तो व्यस्त हो जाते हैं और जो अपना टारगेट होता है वो भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास हमको लगता है कि नहीं आई होगी, क्योंकि आपके पास पता है कि मामा के लड़के हैं एज ए भैया पोस्टेड है। अच्छा, तो वो सिविल तैयारी करते थे, तो मैं उनकी बुकें बहुत पढ़ा करता था। अच्छा, धीरे धीरे मेरे उधर जा होने लगी, रुचि पढ़ने लगा, उधर पढ़ने लगा कि नहीं पढ़ाई से कुछ किया जाए। हम लोग इलाहाबाद देखते ही हैं, 4 लोग इकट्ठा होते थे तो सब लोग पीसीएस की बातें करते थे, आईएएस की बातें करते थे। तो मेरे मन में धीरे धीरे अभिलाषा जगी कि यार मैं भी पीसीएस बन सकता हूँ। और मेडिकल से मैंने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने की हैबिट बना लिया था। तो जो वहाँ के सीनियर लोग थे वो कहते थे अगर तुम इतना पढ़ोगे तो पीसीएस बन जाओगे। हाँ, बड़े आराम से पीसीएस हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद फिर मान लीजिए आपका सफर तो बड़ा सुहाना है, हमको लगता है कि अच्छा परिस्थितियां कैसी रहेंगी आपके परिवार में, भाई बहन माता पिता, जैसे आप जब इलाहाबाद निकले होंगे तो अगर सामान्य परिवार से कोई भी व्यक्ति आता है तो थोड़ा सा असहज महसूस करता है, क्योंकि उस समय हालांकि माना जा सकता है कि 2010 या 2005 या 8 की बात है, उस समय कुछ सस्ता ही था जो कह सकते हैं। सस्ता तो था, सस्ता के साथ साथ था इनकम का सोर्स ऑफ इनकम वो भी कम थे। तो उस हिसाब से इलाहाबाद जैसे शहर में आपको भेजना और उस सब खर्चे को वहन करना, ये एक चुनौती होती है एक आम परिवार के लिए जो नहीं कर सकता है। मैं अपने परिस्थितियों के बारे में बता दूं, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 2-3 साल के, तब मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। मेरे परिवार में मेरे 3 चाचा हैं और बाबा थे। वो लोग मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे और उन लोगों ने मुझे इलाहाबाद भेजा और उन लोग बहुत विश्वास था मेरे ऊपर कि पक्का मैं एक दिन कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। तो कभी मुझे
पापा का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन ये चाचा और बाबा मेरे लिए पापा से भी बढ़ के थे। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ मेरे पिताजी नहीं है, और कभी वो लोग पैसे कभी तो आने ही नहीं दिए। हालांकि मैं भी ऐसा था कि ज्यादा पैसा यूज खर्च नहीं करता था, एक लिमिटेशन में मैंने अपनी जिंदगी, जैसे कि 9 बच्चे रात में बिताते हैं उस तरह से अपनी जिंदगी बिताया। हालांकि सिविल की जहां तक बात है, मैंने सिविल कभी कोचिंग नहीं किया, प्री की कोचिंग मैंने कभी किया ही नहीं। मैं आपसे एक बात बताऊं, जब मेडिकल में 4-5 साल तैयारी किया तो मैंने घर से बहुत पैसा खींच लिया था कोचिंग के लिए। अब मुझे पैसा देने से घर वाले शर्म लगती थी। जी जी। तो मैं एक लड़के दोनों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था पैसे के लिए। अच्छा, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा तो मैं सिविल में अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। उसके बाद एक हमारे साथ सर थे कुंदन पाल आजमगढ़ के, वो समीक्षा अधिकारी हो गए हाई कोर्ट में। अच्छा, उसी समय तो वो बहुत मेरा सपोर्ट करते, मुझसे बहुत प्रभावित थे। वो कहते तुम पक्का टीचर बन जाओगे। तो मेरे तब उस समय यूनिक किताब जीएस की एक आती थी, तो वो जब पहला वेतन पाए थे मुझे यूनिक किताब दिलाए और उन्होंने कहा इस यूनिक को पढ़ डालो अच्छे से। तो मैं उस यूनिक को 5 बार पढ़ा अच्छे से। अच्छा, और मैं रट डाला, मैं रटने बहुत तेज था। अच्छा अच्छा, कुछ जो चीजें मुझको नहीं आती थी, कॉन्सेप्ट नहीं होता था, मैं सीधे ऑप्शन को रट लेता था। सीधा फार्मूला है। हम लोग जब इलाहाबाद थे तो मैं पीईटी की तैयारी करता था, तो अजय सर लोग पढ़ाते थे, तो वो भी यही कहते थे कि जो चीज समझने लायक है, जो समझ में आता है उसे समझ लीजिए, और जो समझ में नहीं आता उसे रट लीजिए। उसका सीधा फार्मूला वही है। तो आपने भी वही काम किया, जो समझ में नहीं आया उसको सीधा रट लिया। अब तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया किस का, अदरवाइज 2014, 15, 16, 17, 18 तक विगत वर्षों के पेपर अगर आप अच्छे से रिपीट कर लेते थे तो क्वेश्चन मिल जाते थे ज्यादा से ज्यादा, बस केवल करंट आपको अलग से पढ़ना था और जनसंख्या अलग से, यूपीएससी से अलग से पढ़ना होता था। अच्छा, पैटर्न भी एग्जाम का चेंज होता जा रहा है। अब तो लगातार कठिनाइयों का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, चेंज हो गए हैं, पेपर में स्तर बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि कम्पिटिटिव एग्जाम उस समय बहुत कम, कंपटीशन के लिए बच्चे भी कम हुआ करते थे। लेकिन आज का जो समय देख रहे हैं हम, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाइए, तो बच्चों की भरमार है एकदम। और उसमें से अगर स्तर नहीं बढ़ाया जाएगा तो कटाव कैसे निर्धारित होगा? तो कटाव निर्धारित करने के लिए क्वेश्चन के पैटर्न को तो पूर्ण रूप से बदलना ही बदलना है। अभी आपने पिछला जो 2021 की टीजीटी की वैकेंसी हुई है, पहले तो हिंदी की, आप अगर हम बात करें, आप हिंदी के हिंदी में ही आप JRF कैंडिडेट हैं, तो आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि हिंदी का कटाव इससे पहले कितना जाता था, और अब की का जो 2021 का जो कटाव 2021 वाले बैच का, तो उसका देख लीजिए अंडर 100 था वो। तब बताइए, 80 के रेट था वो। सोचिए अगर वो, जबकि 110-15 जाता था, 150-20 करते थे लोग, लेकिन पैटर्न चेंज होते ही सभी लोग धुरंधर गिरे, धड़ाम वाली स्थिति हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, सभी को समझना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको डील करना है, और जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई भी करनी है। अगर एग्जाम का सिलेबस चेंज हो रहा है तो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको भी बदलना पड़ेगा, और टाइमिंग एरिया जो क्राइटेरिया उसको भी घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, मुझे लगता है ना, इंसान कभी हताश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कभी हताश होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, सिर्फ औपचारिकता नहीं पूरी करनी है। ये सबसे एकदम ईमानदारी से सफलता का मूल मंत्र है। और हमसे ज्यादा अपने बारे में अपने ज्यादा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, किसी ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो नो वन कैन टीच यू मोर देन योरसेल्फ। कोई कितना आपको कहे कि ये कठिन है, वो कठिन, आप निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा बता देती है कि हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। एक आध 2 एग्जाम दीजिए तो समझ में आता है कि हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या लेवल है, और हमको कितना तैयार होना है और कितना हम तैयार हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं उसी में रटे रहते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता है, 1-2 एग्जाम देने के बाद भी क्लियर नहीं होता है कि वो एग्जाम दे तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि पैटर्न कैसे बदल रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको बदलना है, लेकिन कुछ नहीं करते, वो उसी पर रट्टाफिकेशन पे चलते रहते हैं। जबकि अब पूर्ण रूप से हमको लगता है कि पैटर्न पूरा ये चेंज हो गया है। उसके बाद सर, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, और जो इनका तो बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे समाज में, हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है वही तो हमारा सब कुछ है। एज ए गॉड है, एज ए नेचर है, जब जो कुछ भी माना जाए, जो कोई किसी को मानता हो, तो परिवार का होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सब आपके साथ हों और आपका सपोर्ट करते हों। सर भाई, बात और बता दूं मैं आपको, विद्यार्थियों के लिए जानकारी के लिए, कि हर एक विद्यार्थी को एकदम ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जीवन में जो मैंने अनुभव किया है, किस्मत का भी कुछ रोल होता है। हाँ, उसको किस्मत कहिए या वर्क में कमी कहिए, कुछ लोग उसको किस्मत मान लेते हैं, हाँ, लक मान लेते हैं। क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, मेरा कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन से पीटी रुक जा रहा है। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ बिल्कुल, अब इसको अनलकी नहीं मानेंगे, आप ये मानेंगे कि हमारी जो तैयारी है उसमें कमी है, उस टेक्निक में हमें थोड़ा सा सुधार करना है। अगर हम इस कमी को थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं तो हो सकता है कि मुझे अगली बार सफलता मिल जाए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, अगर अपने पर विश्वास है और अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति लगन है। जी तो बिल्कुल आसान से हमारा। अभी आपने ये बात कही तो मुझे ये बात भी याद आ गई कि हरवंश राय बच्चन की कविता है जो है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर इस तरीके से हम लोग चला जाए
जैसे नाय होती है, नाय क्या करती है, बार बार लहरों से टकराती है, फिर लहरें उसे धकेल के कहीं और ले जाती हैं, फिर वो जब लहरें थोड़ा सा शांत हो जाती हैं तो नाव उससे आगे निकल जाती है। ऐसे चलते सिलसिला चलता रहता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चीज होती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये सारी चीजें हैं जो हमको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। और इसके बाद परिवार की बात हुई, उसके बाद फिर अच्छा एक चीज और पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि आपकी सफलता में परिवार का तो सहयोग है ही, टीचर का सहयोग है ही, जो दोस्त होते हैं उनका कितना सहयोग होता है, जो आपके देखिए दोस्त दो तरह के होते हैं। एक दोस्त होते हैं जो वास्तव में आपको आपकी वो प्रगति को देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आपसे साथ तो रहते हैं लेकिन आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो वास्तव में चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, कहीं पहुंचूं, और वो लोग मुझे आप भी कहते हैं कि अरविंद तुम ऐसा कर जाओगे, मुझे पूरा विश्वास। वो कहते हैं कि तुमसे ज्यादा हमको विश्वास है कि पक्का एक दिन तुम सिविल सर्विस में जाओगे, कुछ करोगे। कुछ तो कर ही लिया आपने। हाँ। इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने और बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हो गए आपके, कहीं कहीं किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो जो लास्ट टारगेट है आपका कि पीसीएस क्वालिफाई करना है, मेरा लास्ट यही लक्ष्य है कि मैं सिविल सर्विस में ही जाऊं। चलिए बहुत अच्छी अवसर होगा। हम और अपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं मैं सबको ये कहता हूं कि शिक्षा से एकदम जुड़े जी, रहिए। जी। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपना स्वयं का विकास कर सकता है और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकता अपना है। विकास करेगा तो समाज का विकास समाज होगा, का विकास करेगा। परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तो धीरे धीरे अपने राष्ट्र का भी विकास होगा। तो मतलब इस प्रकार से कह सकता है कि हम अगर शिक्षा से जुड़े हैं, सबसे बड़ी बात है कि अनैतिकता हमारे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति और थोड़ा सा लिटरेट और इलिटरेट जो पर्सन होते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। हालांकि ये सारी चीजें बहुत बड़ा विषय है चर्चा का, तो हम लोग इस पे चर्चा ना करके ये चर्चा करते हैं कि दोस्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे दोस्त जो आपका हमेशा भला देखना चाहते हैं और आपको खुद प्रेरित करते हैं हमेशा कि भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें से मेरे एक परम मित्र हैं राजकुमार जी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा कि मैंने उनको देख करके ही पढ़ाई शुरू की है। राजकुमार भाई हमारे साथ इलाहाबाद रहते थे, रहते भी इलाहाबाद हैं वो, और लगे हुए हैं 2-3 क्वेश्चन से उनका हालांकि पीजी नहीं हो पाया। इसको अब अनलकी कहिए या फिर मेहनत में थोड़ी सी कमी कहिए, तो जो भी कहा जाए वो अब हमको ये करना है कि इस कमी को सुधार करना है। तो ऐसे दोस्त सबको दें और सब हम चाहते हैं कि सब अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको आगे ढकेलें, नहीं तुम करो, ये तुम्हारा टर्म है तुम करो, मेरा टर्म आएगा तो मैं करूंगा। और आप भी ऐसे अपने दोस्तों को सपोर्ट करते रहिए और उनका जो है ये इच्छा रहा करती थी कि मैं सबसे टॉप पे रहूंगा, और आज की पता नहीं क्यों हमेशा ये मन में रहती है, जहां रहता है रहता है मुझे टॉप पे रहूंगा। नौकरी मिल गई तब जाके वो मोबाइल मिली, हम लोग पास मोबाइल नहीं रहा करती, नेट ज्यादा जब हो गए तब तक नहीं रहा करते थे। और कहेंगे कि जो भी करना चीर फाड़ पोस्टमार्टम वैकेंसी करके बता दूं मैं अपना लास्ट स्कूल में हम केमिस्ट्री में 40+, जूलॉजी पार्टी में 40+, लेकिन फिजिक्स में नंबर हमारे घट जाते थे और फिजिक्स वजह से हम डॉक्टर नहीं बन पाए। आता है तो हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग उसकी मोबाइल जब्त कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तैयारी तो मैं टीजीटी के कभी लक्ष्य बनाकर किया ही नहीं, मेरा हमेशा लक्ष्य था सिविल ही। लेकिन जब एग्जाम उसके आते टीजीटी के, तो जो मैं जो कोचिंग किया रहता था उसकी नोट्स और जो किताबें थी हमेशा मैं 2 महीने पढ़ता था, एग्जाम से पहले 2 महीने। विगत कुछ वर्षों से नौकरियां भी थोड़ी सी कम आ रही हैं। मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बात याद आती है, उन्होंने लिखा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध होता है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना अच्छा दहाड़ेगा। हाँ बिल्कुल, परमाणु बम है ये। और आप भी ऐसे अपने दोस्तों को सपोर्ट करते रहिए और उनका जो है सहयोग करते रहिए। उसके बाद दोस्त की बात हो गई। अच्छा, जो ग्रामीण परिवेश होता है आज का, जो मैं चर्चा तो थोड़ा कर लगाऊंगा कि ग्रामीण परिवेश को आप कैसे देखते हैं, जबकि एक व्यक्ति को बनाने में, एक व्यक्ति को कहीं पहुंचाने में या एक व्यक्ति को कहीं उसके अंदर निगेटिविटी डालने में उसका समाज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ जी, तो जब मैं सिविल के क्षेत्र में गया और बीएड कर लिया और नौकरी नहीं मिली थी, उसके पहले जब मैं इलाहाबाद से कभी घर आया कर, वैसे घर बहुत डर हमारे कम समाज सेवा की बहुत कम आता था, लोग लग जाए। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे थे गाँव में जो ये चाहते थे कि मुझे नौकरी ना मिले, लेकिन वो पूछते थे भैया ये आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कहें तो हर बहुत ना हो, लेकिन वो चाह रहे थे कि ना हो। तो गांव में निगेटिविटी पैदा करने बहुत लोग थे, हालांकि हमें इन नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, ऐसे लोग संगत में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये तो बहुत बड़ी चीज है कि निगेटिविटी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, खासकर अगर आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं। तो मैं बताना चाहूंगा एक चीज और सर की जो मैंने अनुभव किया है, क्या कहेंगे लोग बहुत बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है, कहावत है। और इस कहावत को हमारे प्रिय मित्र अंकुश यादव जी, जो कि अभी पीसी से तैयारी करते हैं, हालांकि उनका भी हिस्ट्री से नेट हो गया है भैया का, मैं उनको जो है अग्रिम बधाइयां देता हूं उसके लिए।
और उन्होंने उनके मुख से मैंने सुना था। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित रहता हूँ और पढ़ता भी हूँ, उनसे बातें भी होती है, तो हमारी सामाजिक मुद्दे पे भी हर एक प्रकार की चीजों पे हमारा डिस्कस हो जाता है और काफी लंबा हो जाता है। तो ये कहावत मैंने अंकुश जी के मुंह से सुना था। उन्होंने कहा था कि राहुल, क्या कहेंगे लोग, बहुत बुरा है रोग, अगर आप इससे नहीं निकल पाए तो जान लीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। बिल्कुल सोचते नहीं चाहिए किसी कोई क्या कह रहा है आपके बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे यार अब नौकरी पा गए, अब नहीं हो पाएगा। अभी मुझे लोग कहते हैं अरे यार क्या अभी लगे, इतना पैसा पाया, अब क्या नौकरी की जरूरत है। लेकिन मैं उन लोग बात तो सुनता ही नहीं। बिल्कुल सुनिए, लेकिन इग्नोर कर दीजिए, सुन के इग्नोर कर लेता हूं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैंने सुना ही नहीं उनकी बातों। बिल्कुल। और मैंने भी इस चीजों को झेला है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप तब तक बने रहिए जब तक आपका फैमिली आपका सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये गारंटी लेता हूं और देता भी हूं, उनको लगता है कि अगर मैं अपने हिसाब से सही हूं तो किसी का भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा ना पढ़े। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था करके, किसी से लोन लेके, किसी से उधार लेके, कुछ गिरवी रख के आपको पढ़ाएंगे और आपका जो लक्ष्य है उसको आपको पूरा करवाएंगे। राहुल भाई, मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, हर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी हद तक जाने के तैयार है। कुछ भी करेगा, बस बच्चा उसका पढ़ने में तेज हो या उसकी ललक हो पढ़ने में। हमारे गांव में जब हमको नौकरी थी, हमसे पहले 3-4 लोग नौकरी पा चुके थे। तो मेरे को हमेशा ये इच्छा रहा करती थी कि मैं सबसे टॉप पे रहूंगा। और आज की पता नहीं क्यों हमेशा ये मन में रहती है, जहाँ रहता है ये मन रहता है मैं टॉप पे रहूं, नौकरी वाले लेवल में टॉप पे रहूं। हाँ, नौकरी लेवल में टॉप पे रहूं। जैसे कोई टीचर है तो कोई बेसिक का टीचर है तो मैं माध्यमिक का हूँ। अगर माध्यमिक का है तो मैं डिग्री कॉलेज का हूँ। अगर कोई डिग्री कॉलेज का है तो मैं पीसीएस क्यों ना हो जाऊँ, क्यों ना हो। ये हमेशा ये चीज हमको लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। कुछ नहीं, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और भाई, मैं जो मेरे गांव बच्चे पढ़ने वाले हैं, अभी जो नए उम्र के 18-20 साल के हैं, तो अगर वो लोग जब मुझसे मिलते हैं, मैं हमेशा उनको प्रेरित करता हूँ पढ़ने के लिए। और ये भी कहता हूँ कि अगर किसी तरह की आवश्यकता हो पढ़ाई लिखाई में, कुछ जो कमियां हो तो बताया करो यार। क्योंकि हम लोग इस चीज को झेले हैं, समझते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई अगला ना झेले, बिल्कुल। उस समय हम लोग मैं तो अभी बहुत ज्यादा, मेरी उम्र नहीं हुई है, जान ही रहे, मैं आपके 2-4 साल छोटा ही होऊंगा। तो मैं अपने समय में देख रहा हूँ कि हर एक चीज उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, हर एक चीज उपलब्ध। लेकिन जब आपकी बात है, आप 2010, 11, 13 की बात कर रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, सबके पास मोबाइल, एंड्रॉइड फोन रहा होगा। हम लोग बिगड़ कर लिए, नौकरी मिल गई तब जाके वो मोबाइल मिली। हम लोग पास मोबाइल नहीं रहा करते, नेट जब हो गए तब तक नहीं रहा करते थे। अब जान लीजिए कि मैंने मोबाइल कब लिया था 2016 में, जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया 13 से 16 में, तो मेरा स्कॉलरशिप आया हुआ था। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैंने घर वालों को बताया भी नहीं कि मेरा स्कॉलरशिप आया है, और मैं जा करके जो है मोबाइल ले लिया। तो यही सारे खर्चे होते थे स्टूडेंट्स के। स्कॉलरशिप मिल जाता था तो 1 महीने 2 महीना खर्चा भी लोगों को चल जाता था। और हालांकि हम लोगों ने कभी अनैतिक रूप से पैसा खर्च नहीं किया, मतलब एज अ यूजफुल हम लोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको यूज किया। और मोबाइल से हम लोगों ने काफी पढ़ा भी, उसका लाभ भी हम लोगों ने लिया। उसके बाद फिर भैया हम आते हैं सर, जो है कि ये तो सारी चीजें रही, इलाहाबाद जाना। और इलाहाबाद की कुछ खूबी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके समय में, उस समय इलाहाबाद का क्या स्थिति थी, और इस समय जो इलाहाबाद की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराइए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिले। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके समय में जो इलाहाबाद था, उस समय सिलेक्शन आते थे, और इस समय संख्या ज्यादा है लेकिन सिलेक्शन का जो संख्या है वो क्राइटेरिया घटा हुआ है। इसका क्या कारण है? राहुल भाई, इसमें मैं देख रहा हूँ विगत कुछ वर्षों से नौकरियां भी थोड़ी सी कम आ रही हैं। कुछ भर्तियां आती तो कोर्ट में फंस जाती है। हालांकि ये तो हमेशा चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, हमेशा चलता रहा। जब हम लोग इलाहाबाद में थे 2006 से 2012 तक, तो बहुत हम लोग सीढ़ियों के साथ भी रहा गया। तो उस माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का। हाँ, ये तो है, ये तो श्योर है। हमेशा जब इंसान चाहे बाहर निकले या कमरे पर रहे, या तो हमेशा पढ़ाई की बातें करता था। कोई कहता था कि मेरे भैया ये हो गए, किसी कहता मेरे लड़का ये हो गया, तो मन में और लगा खाती थी, अरे तो हम क्यों ना, हम क्यों नहीं सकते हैं। और हम तो ऐसे परिवेश से गए थे, एकदम ग्रामीण परिवेश से। वहां जब गए तो हम लोग नया नया लगता था। कभी कभी लगता है हम लोग नहीं हो पाएंगे क्या, लगता हम लोग बहुत तेज हैं। जब हम लोग क्लास में बैठते थे, सर कुछ पूछते थे और तुम्हें बता देते थे, तो लगता था यार हम तो बहुत भी फोन नहीं पाएगा क्या। लेकिन धीरे धीरे आते आते समय आ गया, पढ़ते कॉन्फिडेंस आ गया। अब लगता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस ठान लिया जाए और ईमानदारी से लगा जाए, हर एक लक्ष्य पाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो अनुभव किया, मैं भी 6 महीने लगभग इलाहाबाद रहा हूँ, 6 मंथ। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि इलाहाबाद जो बच्चों का जो पहले की जो क्राइटेरिया है, वो इलाहाबाद में ये हुआ करते थे कि
हमको लगता है कि 2010 या 13 के पहले का जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, उस समय बच्चे जो इलाहाबाद शिफ्ट हुआ करते थे वो लगभग हमको लगता है कि कम से कम की जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाते थे। हाँ। लेकिन आज का जो माहौल है, इलाहाबाद एक सोर्स ऑफ हमको लगता है कि लोग कहते हैं कि इंटरटेनमेंट बन गया, फैशन बन गया, फैशन बन गया। लड़का जैसे किसी के घर जाइए, फला लड़का कहाँ क्या करता है, इलाहाबाद रहता है, क्या करता है, बीए कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर बच्चा, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बच्चा है वो इलाहाबाद उसको उसके परिवार से वाले शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको कम से कम उसकी जो क्वालिफिकेशन निर्धारित हो वो कम से कम ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके घर से इलाहाबाद निकलेंगे उनके पास मौका ये होगा कि उनके पास वैकेंसी मिलेगी। अगर आप टीचिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो बीएड या बीटीसी मस्ट है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इंटर मस्ट है, अगर उससे रिलेटेड है तो। अगर आप पीसीएस के क्षेत्र में, सिविल के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। तो अगर आप जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हो तब जाए। अगर आप तब जाएंगे तो आपके पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बच्चा है घर से गया इलाहाबाद और वो इलाहाबाद से इंटर किया, वहीं से ग्रेजुएशन किया, अब उसका हो गया 5 साल। अगर इलाहाबाद में बच्चा 5 साल ऑलरेडी पहले से रह चुका है, अब वो हर एक चीज से तो वाकिफ है, उसके लिए कुछ नया है ही नहीं। जब वैकेंसी आएगी तो वो उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पड़ेगा, उतनी एनर्जी के साथ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाखों लोग कह चुके होंगे कि यार तुम इलाहाबाद कर क्या रहे हो, कितने दिन से रह रहे हो, कितने दिन से तुम इलाहाबाद रह रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप घर हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आपके पास ललक है कि आपको इलाहाबाद जाना है और आप इलाहाबाद जाएंगे तो फुल एनर्जी के साथ जाएंगे और कहेंगे कि जो भी करना चाहिए फॉर पोस्टमार्टम वैकेंसी करके आना है 6 महीने में, साल भर में आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जोश आपका 6 महीने तक एक्टिव रहेगा। लेकिन आप वहाँ 5 साल से ऑलरेडी आप वहाँ खर्च कर चुके हैं। ये थोड़ा सा हमको ये मुझे अंतर लगता है कि जिस आप तैयारी के लिए जा रहे हैं, मिनिमम उसकी तो क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए आपको, उसके लिए आप एलिजिबल हो तभी आप इलाहाबाद शिफ्ट हों। और प्रयागराज वैसे भी जो है ऐसी नगरी है जो गया वहां से खाली हाथ कोई नहीं लौटा, कुछ न कुछ लेके जरूर लौटेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी, संयम, धैर्य और अपनी घर की परिस्थितियां, अपनी जिम्मेदारी, भाई बहन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अगर इन सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो मेरा ये दृढ़ संकल्प है और मेरा ये पर्सनल विचार है कि आप वहां से जरूर कुछ न कुछ बन के आएंगे। बिल्कुल। मैं बता दूं, जितने हम लोग अपने बैच में थे, जितने लोग मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग 10 लोग बहुत क्लोज थे जी। और उसमें से 5 लोग एक साथ मालटारी से बीएड किए थे गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़ में। उन 5 लोगों में सब लोग नौकरी पा गए। एक भैया थे, वो लोग पीसीएस में सेलेक्ट हुए, एक लोग राइस निरीक्षक हो गए, 3 लोग हम लोग टीचर हो गए हैं और 1-2 लोग और जो थे वो अच्छी कंपनी में पोस्टेड हो गए हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे सर क्योंकि आपका अनुभव हम लोगों के अनुभव से काफी बड़ा है और इतने सारे एग्जाम दिया आपने, आप नेट क्वालिफाई हैं हिंदी से, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी भाषी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल हिंदी का जो ट्रेंड एग्जाम वगैरह का बदला है, उसका जो मेरिट कट ऑफ जो फाइल आ रही है, और इसमें तो टीजीटी में हमने देखा है कि ये भी नहीं, आपका इंटरव्यू भी हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो सरलता तो हो ही गई है, लेकिन उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? लेकिन भाई पहले बात मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने जब पीजी किया था टीडी कॉलेज से, तो लगातार क्लास भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, रेगुलर आप क्लास नहीं कर पा रहा? बस मैं इलाहाबाद था, तो मैं पहली बार कोचिंग किया हिंदी की, उसके बाद मैं उसकी बुक्स लिया हिंदी, और जब तैयारी की तो मैं टीजीटी पीजीटी के कभी लक्ष्य बनाकर किया ही नहीं। मेरा हमेशा लक्ष्य था सिविल ही। लेकिन जब एग्जाम उसके आते टीजीटी पीजीटी के, तो जो मैं जो कोचिंग किया रहता था उसकी नोट्स और जो किताबें थी, हमेशा मैं 2 महीने पढ़ता था एग्जाम से पहले 2 महीने। इस बार जब मैं प्रवक्ता का इंटरव्यू दिया 2 महीना पढ़ा था और 2 महीना जीआरसी प्रवक्ता के लिए। हाँ, लेकिन जो फ्रेशर बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बुक्स पढ़ लें, जो डॉक्टर नागेंद्र की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, राम तिवारी जी की है, और ग्रामर की 2-3 बुकें हैं, अच्छे से पढ़ें उसको और विगत वर्षों के पेपर जरूर देखें। इसका तो बहुत बड़ा लाभ होता है। हम लोगों ने इसका जो है प्रयोग किया हुआ है। तो जब हम लोग कोचिंग में थे तो अजय सर हम लोगों के घटना चक्र के बारे में बताते थे, और घटना चक्र को यही कहते थे सर कि उसको तो रट ही डालो। बिल्कुल, उसको रट डालो और जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ ही जाए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको रट डालो। और ये मेरा वो आश्वस्त करते थे हम लोगों को, कम से कम 25% क्वेश्चन यहाँ से आना है। और हम लोगों ने एग्जाम जब दिया तो हमने उसको पाया भी कि 25% क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन ही रिपीट हो गया था। तब जाकर के हम लोगों को एहसास हुआ कि अरे बात क्या बात है। अच्छा, तब ये इतनी सारी बातें हो गई सर, और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि कब ये विचार आया कि आप एज ए स्टूडेंट, आप मेडिकल के स्टूडेंट के रूप में आप इलाहाबाद शिफ्ट हुए थे, 4 साल आपने उसमें दिया भी है? 4 साल दिया, और मुझसे ज्यादा मेरे घर वाले कहते कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। मैं बहुत मेहनत किया हालांकि डॉक्टर बनने के लिए,
लेकिन फिजिक्स बहुत पढ़ता तो समझ में आती नहीं। एक चीज और देखता हूँ, जिस विषय में आप कमजोर हो उसकी रुचि भी कम होती पढ़ने में। हाँ बिल्कुल। तो मैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी रट डाला था। तब हम लोग CPMT चलता था उस समय। जी जी, अभी भी नहीं चलती। अब तो नीट हो गया। अच्छा, नीट सब में समय। तो हम बता रहा हूँ, मैं अपना लास्ट स्कूल में हम केमिस्ट्री में 40+, जूलॉजी बॉटनी में 40+, लेकिन फिजिक्स में नंबर हमारे घट जाते थे और फिजिक्स की वजह से हम डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन उसका जो हमने पढ़ाई किया था उसका हमने सिविल में बहुत उपयोग किया। अच्छा, वहाँ आज तक साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं होते हमसे। हाँ, ये तो बेनिफिट उसका कभी गलत नहीं हो साइंस के क्वेश्चन मिलेगा। और वो इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, तो इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ करते थे और उसका लाभ मिलता है हमको सिविल में। और अच्छा, जब आप एक मेडिकल के स्टूडेंट के रूप में आपको वहाँ स्टैब्लिश किया गया था, इलाहाबाद आपको शिफ्ट किया गया था, तो आपने फिर ये कब सोचा कि अब मुझे टीचर बनाना चाहिए, मेरा डॉक्टर मेडिकल में नहीं होगा? जब 34 साल मेरा स्कोर 129 नंबर में पाया तो मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, ना बीडीएस भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे भैया कहे कि आप तुम्हारा नंबर फीस बढ़ भी नहीं रहा है, तो हमने बगल से वो भर दिया था बीए का फॉर्म। उसमें हमारा बीए फाइनल हुआ था, तो बीएड का फॉर्म आया। भाई साहब कैसा करो, तुम बीएड कर लो और फ्रेश साल से करो, क्योंकि तुम इतना पैसा लॉस कर चुके हो, प्राइवेट से बीएड नहीं करना तुमको। फिर मैं इतनी मेहनत से पढ़ता था, इतनी मेहनत, भैया मुझे खूब बताते थे जीएस कैसे कैसे क्या पढ़ना है। मैं पूरा जितना उसका पेपर था पुराना सब रट डाला। और उस समय मेरी रैंक थी 1100 कुछ रैंक थी यूपी में। मैं 415 नंबर पाया था उस समय, -12 के साथ। सोचिए। तो फिर वही मेरा पहला चॉइस मालटारी था, तो मैंने वही मालटारी से बीएड किया। अच्छा, फिर हम ये जानना चाहेंगे कि जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए अभी तक लेकर, आप बचपन से लेकर जब से आपने होश संभाला हुआ है तब से आज तक आप सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित हुए हैं, जिन परिस्थितियों ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए? हम उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो कौन सी परिस्थिति और वह कौन सा व्यक्तित्व है या कौन सा व्यक्ति है जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो। देखिए, सबसे ज्यादा मोटिवेट तो हमारे फैमिली लोग हमको किए, क्योंकि हम अपने फैमिली पहले मेंबर हैं सरकारी जॉब करने वाले। अच्छा। तो गांव में और लोग जॉब करते थे, चाचा हमारे बाहर रहते थे, तो वो चाहते थे कि बेटा हमारा पढ़ने में अच्छा और नौकरी करे। तो उन लोगों ने हमको इनकरेज किया। साथ ही जब हम गए तो हमारे भाई साहब इलाहाबाद रहा करते थे, और जब उनके साथ हम रहने लगे एज ए जूनियर पार्टनर, तो उनके साथ सब सीनियर लोग रहा करते थे। कोई मेंस दे रहा है, कोई यहाँ, कोई रेलवे, तो हम लोग नौकरियां कर रहे थे। तो धीरे धीरे मेरे मन में इच्छा होती कि नौकरी हर हाल में लेना है। और उन परिस्थितियों से मैंने बहुत सीखा कि यार अब तो कुछ न कुछ करके ही वापस लौटना है, कुछ भी हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। हाँ, मैंने परिस्थिति ज्यादा बहुत कुछ सीखा परिस्थितियों से। वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन इज सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन के साथ रह रहे हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है कुछ नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी बातें हुई। अच्छा, मैं आपको जानना चाहूँगा JRF का क्या है? JRF आपका 2 बार है और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं JRF के लिए? नहीं, अब JRF अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं JRF अब इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि JRF और नेट में से इतना अंतर होता है कि आप JRF में जब PhD करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। जी। तो मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप नहीं मिलेगी। और फेलोशिप से मैं करूंगा तो वहाँ शायद 35,000 मिलेगा, उसका 1.5 गुना सैलरी मिलती है। तो मैं PhD अब करना चाह रहा हूँ, हालांकि जिसने अपने गाइडलाइन में परिवर्तन कर दिया है अब कि पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं जॉब करते हुए भी, क्योंकि मैंने 5 साल पूरा कर लिया है। तो मैंने अप्लाई भी किया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट जो बनी हुई है। हाँ, तो उसमें बात मिली हुई है, तो मैं PhD के लिए अप्लाई भी कर दिया। मैं PhD भी अब इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सबसे बड़ी बात की हमारे सिविल सर्वेंट हम लोग बीच में फिर से आए और हम लोग फिर आपसे मुलाकात करें और आपकी खासी बातचीत जो इसके बाद का एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव जीवन का, हम लोग उसको जानेंगे। और एक हम कह सकते हैं कि दिस में भी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए, कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, शिक्षक कैसे बना जाता है, आपकी और हमारी सफलता में परिवार का, समाज का, नाच रिश्तेदार जो होते हैं उन सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन सब चीजों को सुनने के बाद, जानने के बाद, आप आज के हमारे जो युवा साथी हैं जो प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और जो घर भी हैं और वो उनके मन में एक लालसा है कि वो आगे चल के कुछ बनेंगे, कुछ बनने से संबंध में ये है कि वो कुछ सोशल सर्वेंट के रूप में एज ए टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्वेंट के रूप में जो भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे क्या करें कि उनको सफलता जल्दी मिले, कम समय में? भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि गांव और सिटी बहुत अंतर नहीं रह गया है। जब से ऑनलाइन चीजें मिलने लगी हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग को ऑनलाइन उपलब्ध है। जी बिल्कुल, आप घर बैठे अच्छा कर सकते हैं। उस समय इस समय इतना अंतर हो गया है, तब हम ऑनलाइन चाहे तमाम अच्छी अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। बस समय हमको निकालना होगा और किसी लक्ष्य के प्रति हमको समर्पण दिखाना होगा, समर्पण दिखाना होगा।
मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक बात याद आती है। उन्होंने लिखा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध होता है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना अच्छा दहाड़ेगा। हाँ बिल्कुल। जो और हमको लगता है, और ये लगता नहीं, ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि आप जितना ज्यादा शिक्षित होंगे, अपने हक के लिए, हिस्से के लिए उतने सतर्क और समझदार होंगे, और उसी में समाज की भलाई है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए ही जो है शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है राहुल भाई, अपने अधिकारों को अच्छे से जानता है, जी। और अपने अधिकारों पर जब जागरूक हो जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता नहीं है। हो सकता। स्वतः संविधान हमको हर एक प्रकार की जो राइट्स दिया है, जो अधिकार हमारे पास अधिकार है, देता उसका हम है। अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। जी जी। तो नहीं तो अगर आप बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमसे कोई झूठ में ही कह देगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे, हम कहेंगे तो ठीक है। अगर आप शिक्षित हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं, सारी चीजों को बखूबी हैंडल कर सकते हैं, तो उन चीजों को आप खुद कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। तो आज जैसा कि सर ने कहा कि आज का जो हाईटेक युग है, जैसे कहें कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हर एक गांव है, हर एक समाज है, हर एक व्यक्ति है, और मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इस युग का जो है, इसको कहें अगर कि परमाणु बम है ये। आप इस परमाणु बम को आप अपने अच्छाई के लिए यूज करते हैं तो ये वरदान है। हाँ बिल्कुल। अगर आप अच्छाई के लिए नहीं यूज करते हैं तो ये आपके लिए अभिशाप है। तो अब हमें देखना है कि इन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप मोबाइल को देख सकते हैं। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैंने मैक्सिमम देखा है, मेरे घर में बच्चे हैं, भैया के बच्चे हैं, मेरी भतीजे वगैरह हैं, मैंने एक ट्रेंड देखा है सर कि बच्चे बिना मोबाइल के दूध तक नहीं पीते। मम्मी मोबाइल निकाल के दे देंगी, बच्चा मोबाइल में देखता रहेगा, दूध में नेपल डाल के पीता, मतलब मुंह में नेपल डाल के पीता रहता है। तो ये सबसे समझिए कि हमको लगता है कि इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, लोग अपने एक दूसरे के साथ समय ना बिताने की वजह से भी आप, हम और आप जैसे पुराने दोस्त पहले जब मिलते थे तो हम लोग गप्पे हाका करते थे, अरे भाई तुम बताओ कुछ, अरे भाई तुम बताओ कुछ, क्या चल रहा है आजकल, अरे आप मामा के यहाँ गए थे तो क्या चल रहा है। लेकिन आज का जो युवा है, अभी हमारे ही लोग की पीढ़ी को देख लीजिए, आज के जो युवा है मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब खेल रहे हैं, या पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, मैक्सिमम खेल रहे हैं। और ये जो संख्या है हमारी, हमको लगता है कि 15 साल से लेकर के 22 या 25 साल की अवस्था है, और यही जो अवस्था हमारी होती है कि या तो हम कुछ बन जाए दिल संकल्पित होकर के, या फिर जो है पबजी और फ्री फायर खेलते रहें। तो इससे आप लोग बचें। ये एक, इसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वो जो है एक संदेश है आप लोगों के लिए, जो कि सर के माध्यम से हम आपको दिलवा रहे हैं, और सर ने भी इस बात पे चर्चा की है। तो हम भी, यही पर्सनल हमारा ओपिनियन है कि अगर आप खासकर कहीं परिवार में हैं, परिवार के साथ हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और मैं एक खूब बता दूं कि जब हमारे यहाँ रूम पे कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग उसकी मोबाइल जब्त कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास आया है, जैसे अभी हमारे राजकुमार भाई आए थे, तो राजकुमार भाई का हम लोगों ने मोबाइल क्या किया था, रख लिया था। तो बोले कि भाई ये कौन सी टेक्निक है। हमने कहा भाई पहली बात तो ये है कि तुम इलाहाबाद रहते हो, हम यहाँ रहते हैं, तुम्हारी हमारी मुलाकात कभी कभी होती है, और तुम आए हो हमारे पास हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं और हो। तो ऐसे होने का क्या मतलब है। इससे अच्छा तो यही होता कि हम आपसे फोन से ही बात कर लेते। तो अगर इस प्रथा को हम लोग थोड़ा सा जो है अपने स्तर से सुधार करें, और मैं खुद चाहता हूँ कि कम से कम मोबाइल यूज किया जाए। जब जरूरत है मोबाइल को यूज किया जाए, जरूरत नहीं है तो उसका यूज ना करें। और फिर लास्ट में सर, और आपका मैं पूर्ण रूप से जो है बहुत खुशी है कि आप हमारे चैनल पे आए और दर्शकों को इतना अच्छा मोटिवेट किया है, बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताया है, आपने शेयर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट में हमारे JPR के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, और हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कुछ आप बताएं कि हम अपने चैनल को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से छात्रों को, खासकर विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। जी बिल्कुल, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस पर ईमानदारी से काम करिए, एकदम श्योर है कि आपको वो लक्ष्य मिल ही जाएगा। तो चलिए सर, आज की इस सभा के लिए, सभा का क्या इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, आज एक खासी बातचीत हमारी जो आपकी हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि आप बने रहें अपने JPR क्लासेस बाग बहार के साथ, और हम आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो धन्यवाद भाई।